हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में और अपनी आम लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के निचोड़ को एक डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। डिटेल का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एनसीईआरटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सभी को लेते हुए पढ़ाते हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है। इस तरह से एनसीईआरटी को हम लोग कवर करवाते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लोग अपना कोई भी एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उसके बाद जो उसके आंसर कीज आती हैं तो उनके जो आंसर्स माने जाते हैं ना, वो एनसीईआरटी से ही माने जाते हैं। कोई भी हायर सोर्स या कोई भी और भी बुक्स वगैरह ये कमीशन जो है उनको डिनाई कर देते हैं। तो एनसीईआरटी हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमारी एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए कि हम आप लोगों के फंडामेंटल्स शुरुआत से ही उनको क्लियर करते हुए चलें। ठीक है, और एक बेस बनाते हुए चलें कि जब भी हम लोग अपनी प्रिपरेशन करें तो वहाँ पर हम लोग जो है अपना अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो हम अपना हायर कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक और इनिशिएटिव शुरू करा है कि हम लोग यहाँ पर क्लास नोट से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अब इसकी जो है इसके फ़ायदे क्या होंगे? देखो, इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस चैप्टर के वो आपको पूरे मिल जाएंगे। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। उसमें कुछ कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्या छानना है, क्या छांटना है, कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ की। ठीक है, और आपकी पूरी जो रिवीजन है वो शॉर्ट में पूरी हो जाएगी। रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, चैप्टर आपको बहुत ही शॉर्ट लगेगा। तो जब भी आप अपने खुद की पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा एक बेटर इनिशिएटिव है, मैं ये चीज़ कहूँगी। ठीक है, तो फिर और अभी हम लोगों ने क्या करा है कि हमारी जो क्लास 6 है वो हमारी पूरी हो गई है और आज से हमारा क्लास 7 शुरू हो रही है और ये है हमारे ज्योग्राफी। ये भी हमने ज्योग्राफी करी थी। ठीक है, अब ये क्लास 7 भी हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। पहले पूरी ज्योग्राफी कर लेते हैं। क्लास 6 को हमने डिटेल में सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं और उनके एमसीक्यूज़ भी करवा दिए हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन ये है कि जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो लोग डिटेल की वीडियोज़ और एमसीक्यूज़ दोनों की वीडियोज़ देखते चलें और धीरे धीरे क्लास बाय क्लास आप हर सब क्लास को कवर करते हुए चलिए, जिससे कि आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। चलो, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं टाइम पर। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, उसको पूरा सुने। चलो शुरू करते हैं हम। अब देखो, ये क्लास 7 मैंने आपको बताया है क्लास 7 है, उसका चैप्टर फर्स्ट है ये। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, मतलब कि पर्यावरण। ये है जो हमारी वीडियोज़ हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको बताया कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए हैं क्योंकि नोट्स बनाए हैं, तो हम वही डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो, पहला जो है ये है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? पर्यावरण क्या है? अब देखो, अगर आप खुद भी देखोगे कि एनवायरनमेंट क्या है तो एक अपनी खुद की एक लॉजिक अगर हम देखें तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है। देखो, जो हम हवा लेते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है, जो हम हवा लेते हैं वो हो गया। पीने के लिए जो हमारा पानी है ना, वो चीज़ हो गई। और खाने के लिए जो हमें भोजन मिलता है। अब इन 3 चीज़ों का मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ले लिया है, हमारा पानी ले लिया है, हवा ले ली है, मतलब एयर ले ली है, और अपना फूड ले लिया है। अब इन तीनों में ही पूरा एनवायरनमेंट समाया हुआ है। देखो, जैसे कि इसमें क्या है, सारे प्लेसेस आ गए, पीपल, थिंग्स, नेचर और सराउंडिंग, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। जैसे कि मानो जो हम हैं, आप हो, हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारे चारों तरफ, चाहे अभी आप लोग अपने मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आपने कॉपीज़ ले रखी हैं, पेन ले रखी हैं, एक रूम में बैठे हो, मेज कुर्सी पर बैठे हो, सामने आपके कूलर है, एसी है, कुछ भी है ना, वो एक पूरा रूम है। आपकी फैमिली है कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप 3-4 फ्रेंड्स मिलकर पढ़ रहे हो, आपके पड़ोसी हैं, आपका खाना पीना भी रखा हुआ है, जिस एयर में आप सांस ले रहे हो वो है, जो पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो,
ठीक है ना, लंच वंच में जो करते हो, तो वो सभी चीज़ मिला करके एनवायरनमेंट कहा जाता है। ठीक है, सभी चीज़ों को मिला करके क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो अगर मैं इसको एक शॉर्ट डेफिनेशन में करूँ तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो गए, जो मैंने अभी बोला, फैमिली मेम्बर हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जिस जगह पर बैठे हो, आसपास की वस्तुएं हो गई, है ना, टेबल, मेज, कुर्सी, अलमारी, आपकी बुक्स, पेन, टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हर चीज़ जो भी आपके साथ है, और प्रकृति की जो चीज़ें हैं, उन सब को मिलाकर हम पर्यावरण कहते हैं। तो प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर, जो हमारे चारों तरफ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सबको मिलाकर हमने क्या कहा, अपना एनवायरनमेंट कहा। ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट को देखो, यहाँ पर दो चीज़ों में डिवाइड करा गया है। कितने में करा गया है, दो चीज़ों में। एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन मेड, मतलब प्राकृतिक, जो पहले से ही प्रकृति ने हमें दिया है। जब हमारी अर्थ बनी थी, हमारे यहाँ पर कोई ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ था, ह्यूमन मेड थिंग्स कुछ नहीं बनी थी। ठीक है, तो क्या था, सिर्फ नेचुरल था, और वो अभी भी है बहुत सारी चीज़ें। और एक है ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाई है। अब इस प्रकृति वाली जो नेचुरल चीज़ें हैं, इनको दो चीज़ों में डिवाइड करा गया है। किस किस में करा है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर बायो लग गया, तो बायो का मतलब यह है लाइफ मतलब जीवन, और एबायोटिक का मतलब है जिनमें लाइफ नहीं है। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें जान नहीं है, तो जीवीय और अजीवीय। ठीक है, अब बायोटिक में हम क्या बोलेंगे कि हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हो गए, यही तो बायोटिक है। जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब मिला करके क्या हो गया, ये हो गया बायोटिक चीज़ें होगी, हमारे आसपास के जो हमारा एनवायरनमेंट बना रही हैं। और ए बायोटिक में हो गया हमारा कि जैसे हमारा जो लैंड है, जो एयर है ना, सड़क हो गई, पहाड़ हो गए, और बहुत सी चीज़ें जो मैंने अभी आपको गिनाई है, तो वो सारी क्या हो गई हैं, वो हैं ए बायोटिक। सॉरी, नेचुरल में सड़क नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें आपका एयर आ जाएगा, हवा आ जाएगी, आपकी लैंड आ जाएगी, माउंटेन्स आ जाएंगे, मतलब पहाड़ आ गए, स्थल आ गया, है ना, और हवा आ गई, जिनमें जान नहीं होती, वो चीज़ें हैं। और दूसरा, पहला डिवीज़न पढ़ लिया, दूसरा डिवीज़न है ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन मेड तो बहुत सारी हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं। ह्यूमन मेड आपके खुद के कमरे में जहाँ पर आप बैठे हो, वो सब कुछ ह्यूमन मेड ही है। ये प्रकृति से नहीं टपका, ये खुद ही हम लोगों ने ही बनाया, बड़े ही ने बनाया है, फैक्ट्री से बनकर आया है ना, यहाँ या हमने कई चीज़ें हम लोगों ने खुद भी अपने आप बनाई हैं, तो वो सारी ह्यूमन मेड में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसी एनवायरनमेंट को हमने एक छोटे से उसके अंदर देख लेते हैं। एक पूरा मैप टाइप में ग्राफ है, देखो क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण के घटक। अब घटक का मतलब क्या होता है, घटक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो जिन चीज़ों से बनकर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि अब यहाँ पर एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या है, देखो, नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो प्रकृति ने हमें दिए थे, इस कुदरत ने हमें दिए थे, तो वो हो गए। एक वो हो गए कि जब हम ह्यूमंस ने खुद ही बना लिए, ठीक है, और एक हो गया हम मानव, कि हमसे मिलकर जो बना है। चलो पहले हम लोग नेचुरल देख लेते हैं कि नेचुरल में क्या है, मतलब प्राकृतिक में क्या है। नेचुरल में देखो, एयर है, एयर हमें भगवान ने खुद दी है ना, एयर मतलब हवा। तो एयर का जो बना हुआ वो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ, उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अब हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एयर है, ये पहले से ही भगवान ने हमें दी है, ईश्वर अल्लाह गॉड ने हमें पहले से ही दी है। तो ये हमारा हो गया वायुमंडल। क्या हो गया, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। अब इसी के ऊपर, इसी हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, कई कई जगहों पर बड़े बड़े सागर हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, जलाशय हैं, तो वो मिला करके क्या हो जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर, मतलब कि जलमंडल, कि ऐसी जगह जहाँ पर जल है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा लैंड। तो लैंड में क्या है, लैंड में है हमारी धरती, हमारी भूमि, जहाँ पर हमारे खेत हैं, खेत खलियान है, सड़कें हैं, है ना, सॉरी सड़कें नहीं है, खेत खलियान है, और जिन ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, पहाड़ हो गए, ये सब हो गया। और चौथा हो गया लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर देखो क्या होता है, बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर वो चीज़ है जिसमें कि ये तीनों की तीनों मिले होते हैं। कौन सी तीन चीज़ें मिली होती हैं, कौन सी तीन चीज़ें मिली होती हैं, इसमें होता है एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर,
देखो एटमॉस्फेयर हो गया मतलब एयर वाला हो गया, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर वाला हो गया, और लैंड हो गया, ठीक है, लैंड हो गया लिथोस्फेयर। तो ये स्थल मंडल, इसको बोलते हैं स्थल मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं जल मंडल हाइड्रोस्फेयर वाला, और एयर वाला जो वायु है उसको बोलते हैं वायुमंडल। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि वायु का मंडल, जल का मंडल और स्थल का मंडल, 3 मंडल हो गए यहाँ पर, ठीक है। और चौथा क्या हुआ कि इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो एक छोटा सा जो पार्ट आया उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया बायोस्फेयर, क्योंकि इसी में कोई भी इंसान जो है, जब ये 3 चीज़ें मिलेंगी तब उसको जीवन मिलेगा, वो जीवित रहेगा। तो ये हो गया जैव मंडल, ठीक है। क्या हो गया, जैव मंडल। तो हमारा नेचुरल वाला पूरा हो गया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। इसमें अगला है, अब हमारा है ह्यूमन वाला। अब देखो, अब हम लोग ह्यूमन्स हैं, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत डेवलप्ड है बाकी जानवरों से। तो हम लोगों ने बहुत सारे काम कर लिए हैं बहुत धीरे धीरे अपने खुद के सुख के लिए, है ना, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। जैसे कि अपने रहने के लिए हमने क्या बना ली, बिल्डिंग्स बना ली। बिल्डिंग्स मतलब कि इमारत बना ली, है ना, जहाँ हम रहते हैं। हमारी कॉलोनीज में पार्क्स होते हैं जैसे कि हम उनमें खेल सकें, सुबह शाम घूम सकें, एक्सरसाइज कर सकें। ऐसे ही ब्रिजेस हैं कि हमें अगर 2 सिटीज़ को कनेक्ट करना है, या फिर अगर हमें एक हाईवे से दूसरे हाईवे पर जाना है, तो भी हम लोग ब्रिजेस बना लेते हैं। तो हमने सुविधा के लिए करा, ब्रिजेस मतलब हो गया पुल, है ना। नदियों को पार करने के लिए भी हम लोग पुल बना लेते हैं। रोड्स बना लिए कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा हो जाए, मतलब सड़क वगैरह बना ली। मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, है ना, तो स्मारक हो गए। और इंडस्ट्रीज़ के तो कहने ही क्या है, आजकल तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ देखो वहाँ इंडस्ट्री खुल रही हैं। मतलब कि उद्योग के बिना तो जीवन संभव अब है ही नहीं, ठीक है ना। जिस देश में, जिस कंट्री में ज़्यादा उद्योग है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, और सुख संपत्ति समृद्धि सब कुछ वहीं पर है। तो ये हो गया ह्यूमन मेड, मानव निर्मित, जो हम लोगों ने करा है, हम ह्यूमंस ने करा है, ठीक है। तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। तो जो भी हमें दिखता है ना अपने आसपास, जहाँ पे हमारे जो हैं आसपास के रहने वाले लोग काम करने जाते हैं, है ना, जिन जगहों से होते हुए गुजरते हैं, वो हर चीज़ एनवायरनमेंट में आती है। अब एक चीज़ और एनवायरनमेंट में आती है, वो है मानव खुद। देखो, अब मानव खुद का मतलब क्या है, खुद एक इंडिविजुअल, उसका खुद का परिवार, उसकी कम्युनिटी, किस कम्युनिटी में रहता है। हम तो इधर हो गए गांव में और शहरों में रहने वाले लोग, समुदाय में रहने वाले लोग। कुछ लोग ट्राइबल्स होते हैं, है ना, जनजातीय वगैरह, तो उनकी भी समुदाय होती है, तो उनका भी तो एनवायरनमेंट हुआ। अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, उनका एक अपना खुद का समुदाय है। तो वहाँ पे उनके खुद के समुदाय से जो एनवायरनमेंट बना, ठीक है ना, तो वो किस में आ गया, वो भी उनका ह्यूमन मतलब अपना खुद का बनाया हुआ जो है। अब धर्म, देखो धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म के ही डिफरेंट समुदाय बन जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो वो उनका खुद का अपना रिलीजन होने के कारण जो एनवायरनमेंट बना वो हो गया। अब एक एजुकेशनल स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि वो एजुकेशनल स्टेटस ये कहता है कि जो एजुकेशन वाले जो लोग हैं वो हमेशा ही ज़्यादा खुश रहेंगे, हमेशा ही ज़्यादा डेवलप्ड रहेंगे, अमीर होंगे, सभ्य होंगे। तो ये भी एक अपना अलग एनवायरनमेंट बनाता है शिक्षा, है ना, जिसकी हम लोग आज भी लेने के लिए तत्पर है, और हम सभी शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो हम भी तो अपना आसपास का अच्छा एनवायरनमेंट और पीढ़ी दर पीढ़ी को शिक्षित बनाना चाहते हैं। हम अपना एनवायरनमेंट ही तो सुधारना चाहते हैं। तो ये हमारा खुद का क्या हो गया, ह्यूमन वाला हो गया। और एक आता है पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब कि राजनीतिक स्थिति कैसी है, जैसे कि हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है, पाकिस्तान की कैसी है, चाइना अमेरिका की कैसी है। ये राजनीतिक स्थिति होगी, वो भी एक एनवायरनमेंट होता है, हमेशा याद रखना। जैसे कि यूक्रेन में हुआ, युद्ध हो गया, है ना, तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल हो गई, तो उससे भी तो वहाँ का एनवायरनमेंट बना। ऐसे ही इंडिया का एनवायरनमेंट है। अब एक होता है इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक। अब देखो ये यहाँ पर आती है अमीरी और गरीबी, रिच और पुअर। रिच ज़्यादातर खुश होते हैं, और पुअर जो क्या होते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने में लगे रहते हैं। ज़्यादातर यही तो होता है। तो गवर्नमेंट भी उनके लिए बहुत कुछ करती है ना, और इन लोगों से टैक्स लेती है, और हम गरीबों पर क्या करती है, पैसा खर्च करती है, ठीक है ना। हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो है, जो हमारे भाई बंधु हमारे देश के, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन, मानव वाला, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा यहाँ पूरा होता है कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट।
ये हमारा पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो हमारा जो चैनल है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो ये तो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं आपको एनसीईआरटी की डिटेल वाली क्लासेस ले रही हूँ, जहाँ पर अभी हम 7th क्लास को कर रहे हैं, 6th क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। इसी तरह से एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की भी है कि हमने वहाँ पर एनसीईआरटी के हर चैप्टर को एमसीक्यूज़ में कवर करा है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास बहुत कम टाइम है, जिनको रिवीजन करनी है और एग्ज़ाम में जाने से पहले इम्पॉर्टेंट सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वहाँ पर हमने दे रखे हैं कि आप जाइए और गो थ्रू होइए, पेपर में जाने से पहले इन सीरीज़ को ज़रूर देखिए। ठीक है, दूसरी हमारी है जीएस की एमसीक्यू सीरीज़ और एक है पॉलिटी की। जीएस में हम लोग 8 क्वेश्चंस करवाते हैं, पॉलिटी में 10 क्वेश्चंस करवाते हैं और ये दोनों ही, ये भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करवाते हैं। इस तरह से करवाते हैं कि आपको किसी भी बुक या इंटरनेट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी कई वीडियोस ट्रिक्स की भी हैं। ट्रिक्स में हम लोग 5 एमसीक्यूज़ करवाते हैं। ये हमने जैसे हम लोग खुद पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए खुद एक सोच के हम बना लेते हैं ना कि अच्छा इसको ऐसे याद कर लेते हैं। जो हमने खुद ट्रिक्स बनाई है अपनी, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक्स हैं। ये वही वाले क्वेश्चंस इसमें करवा रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखिए मेरे कहने से। ठीक है, और फिर अगला आता है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स है हमारी मंथली। मार्च की जो है वो हमारी निकल चुकी है, आप जाइए देखिए। जनवरी फरवरी की पहले आ चुकी हैं। मेंस की भी हमारे वो आती हैं, वीडियोस आती हैं, इनमें हम मेंस के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो करवाते हैं। तो जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। और हमारा जो चैनल है उस पर हम लोग कम्युनिटी पर डेली बेसिस पर क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो आप जाइए वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो कम्युनिटी पर जाइए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और ये सारा जो हमारा जो वीडियोस हैं, जो चैनल है, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वो दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को। अब देखो अभी जो हमने पीछे पढ़ा वहाँ पे हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण। तो सबसे पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि वो था स्थल मंडल। मतलब है लिथोस्फेयर। लिथोस का मतलब होता है कि कोई कठोर चीज़, ठीक है ना। सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यहाँ पर पृथ्वी की जो कठोर ऊपरी परत है ना, किसकी, पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। जैसे मानो ये अर्थ है, ये अर्थ मतलब हमारी धरती माता है, हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है। तो इसकी जो ये वाली लेयर होगी, देखो ये जो सबसे ऊपरी जो लेयर है ये एकदम कठोर है। ठीक है, किसकी बनी है, पर्वत, चट्टानों, मिट्टी, इन सब की बनी हुई है यहाँ पर ये पूरी जो है। तो इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, इसको हमने बोला स्थल मंडल। क्या बोला, स्थल मंडल, मतलब कि लिथोस्फेयर बोला। तो ये सॉलिड है, ये एकदम कठोर है, सॉलिड है। ठीक है, अब ये किसकी बनी है, रॉक्स और मिनरल्स की बनी है, मतलब चट्टान और खनिजों की बनी हुई है। और ये मिट्टी की ही पतली परत से ढका होता है। जैसे कि यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सब हो गए, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन, ये सब हो गए। ठीक है, अब इसका जो सरफेस है वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब हो गया कि विषम धरातल है। अब पूछोगे कि इर्रेगुलर कैसे है, क्यों, क्योंकि क्या हर जगह माउंटेन्स होते हैं, नहीं, सिर्फ किसी किसी जगह पे होते हैं। कहीं पर सिर्फ पठार हो गए, कहीं पर सिर्फ मैदान हो गए, ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर है। मैप जाकर देखिए, वर्ल्ड का मैप देखिए कि पहाड़ों के एरिया अलग हैं, प्लेट्यूज के अलग हैं, मैदान के अलग हैं। तो ये जो स्थल आकृतियाँ हैं ना, महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी होती हैं। अब ये आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये सिर्फ एक ज़मीन वाले भाग के ऊपर है, नहीं, ये उस वाले भाग के ऊपर भी हैं जो कि समुद्र हैं, क्योंकि समुद्र भी बहुत हैं। अब इनके अंदर भी ऐसी ही आकृतियां हैं कि मानो कोई समुद्र का अगर कोई पार्ट है तो समुद्र का जो नीचे का जो धरातल होगा वहाँ पर आपके पहाड़ मिलेंगे आपको। ठीक है, प्लेट्यूज मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, ट्रेंचेस मिलेंगी गहरी गहरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सभी के लिए आता है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्थल मंडल क्या है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर सिर्फ एक ज़मीन का वो नहीं है जो हमने एक व्यू बनाया, ये किसके अंदर है, ये समुद्र वगैरह के अंदर भी है।
अगला पढ़ लेते हैं। अगला आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बताया क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर होता है जैसे कि जो पार्ट रिवर, लेक, सीज, ओशंस इन सब से मिलकर बना हुआ है, मतलब जिसको हम लोग जल मंडल बोलते हैं। और ये किस किस से मिलकर बना होता है, बहुत सारे जलाशय हो गए हैं ना, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। नदी, झील क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट, वरना हमारा जीवन संभव नहीं है, ठीक है ना। नदी हो गई, हमारे झीलें हो गई, समुद्र हो गया, हमारे महासागर हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये है हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि अगर जल है तो कल है और जल है तो हम हैं। बहुत सिंपल बात है। चलो अब अगला देख लेते हैं। अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ, वायुमंडल हो गया, वायुमंडल, क्योंकि एटमॉस से क्या पता चला, वायु की बात हो रही है। चलो यहाँ पर ये क्या होता है, थिन लेयर ऑफ द अर्थ, जो मैंने अभी आपको बताया कि थिन लेयर ऑफ द अर्थ क्या, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी के ऊपर पहले से ही क्या है, बहुत सारी गैसेस है, डस्ट हैं, तो इसकी बहुत ही पतली सी एक लेयर है। क्या है, पतली सी एक लेयर है जो पृथ्वी के चारों ओर है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों तरफ है ये। अब ये जो है, इसके जो कण हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो अर्थ लगाती है, हमारी पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो है, जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, ये अपनी जगह पर टिका हुआ है, क्योंकि हमारी अर्थ अंदर से फोर्स लगा रही है, ठीक है, फोर्स लगा रही है, उसके कारण ये अपनी जगह पर है और एक पतली सी परत का निर्माण ये करते हैं। अब यही पतली सी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन से, मतलब सूर्य की जो झुलसाने वाली गर्मी है ना, और हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। अब देखो सूरज क्या करता है, सूरज क्या करता है कि सूरज जो है वो अपनी गरम गरम किरणें यहाँ पृथ्वी पर भेजता है, तो ये इस एटमॉस्फेयर में से छन कर आती है। ये क्या आती हैं, इस एटमॉस्फेयर में से छन कर आती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर छनती है, तब जाकर यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ पर प्रोटेक्शन हो पाती है इस सन की रेज से, मतलब सूर्य की किरणों से, ठीक है। समझ आ गया कुछ, आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। आगे है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वही है जो मैंने आपको बताया है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। अच्छा अभी तो देखो एक चीज़ और रह गई है इसमें। अब यहीं पर जो हमने पढ़ा, चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, चेंजेस इन द वेदर और क्लाइमेट। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, एटमॉस्फेयर में अगर हमारे चेंज होगा तो हमारे वेदर और क्लाइमेट बदल जाएंगे। इसमें बदलाव इन्हीं के कारण होता है। अब ये तो होगी पूरे अर्थ की बात होगी जिसको हम क्लाइमेट चेंज करके बोलते हैं, लेकिन अगर मैं इसको अपनी इंडिया के लेवल पर देखूं, ठीक है ना, इंडिया के लेवल पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो यहाँ पर है राजस्थान। अब राजस्थान में हम मान लेते हैं कि वहाँ का जो वेदर है, वेदर मतलब कि है मौसम, तो वेदर डेली का होता है, क्योंकि वहाँ पर सूखा होता है, थोड़ी गर्मी होती है, तो वहाँ का मौसम अलग होता है, ठीक है। अब केरल जो है वहाँ पर क्या होती है, बहुत बारिश होती है, ग्रीनरी है, तो वहाँ का मौसम अलग होता है। तो एटमॉस्फेयर में बदलाव होने के कारण हमारे ये भी बदल रहे हैं, और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो हमारी पूरी पृथ्वी खतरे में है, तो उससे भी ये बदल रहे हैं। आगे चलते हैं। चलो अब अगला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर वो नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पर कि लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट द लाइफ। मतलब पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है। देखो हमने भी पढ़ा कि पृथ्वी का क्या है, ये संकीर्ण क्षेत्र है। इसमें क्या है, तीन चीज़ें आकर मिलती हैं, तीन चीज़ें आकर, एक मिनट, तीन चीज़ें आकर मिलती हैं, और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक हो गई लैंड हो गई हमारी, एक एयर हो गई, और एक हाइड्रो मतलब वाटर वाली चीज़ हो गई। तो अब देखो पार्ट हमारा छोटा ही बना, इसीलिए इसको क्या बोला है यहाँ पर
इसीलिए इसको संकीर्ण बोला है कि बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, तो ये स्थल हो गया हमारा लैंड, जल हो गया हाइड्रोस्फीयर, और वायु मिलकर हो गई तो एक छोटा सा लैंड है जहाँ पर कि जीवन संभव है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब इकोसिस्टम जो है वो देखो, ये फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस उसका फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन है, शॉर्ट में कवर करी है हम लोगों ने जिससे कि नोट्स के रूप में हो जाए। अब देखो, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अब ये इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, मतलब हिंदी में हो गया परितंत्र। तो परितंत्र एक वो चीज़ है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि सारे जीवधारी हैं। जीवधारी मतलब जिनमें जीवन है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जानवर की यहाँ पर बात की गई है। और वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअलिज्म होता है, पैरासिटिज्म होता है, ये आप आगे वाली क्लास में जाके पढ़ोगे किस तरह से एक लिविंग जो थिंग है, जो जिसमें जीवन है वो, और वो दूसरे इंसान से किस तरह पे डिपेंड है या इंटरेक्ट करता है, ये वो वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, अब उसमें भी भौतिक मतलब हो गया फिजिकल, कि उसका फिजिकल और उसके एनवायरनमेंट फैक्टर के साथ, केमिकल फैक्टर के साथ जो है उनमें किस तरह से इंटरेक्शन होता है और वहाँ पे एक किस तरह से इकोसिस्टम बनता है। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जैसे कि है पॉन्ड का इकोसिस्टम। ठीक है, अब उस पॉन्ड में क्या होगी, जो पानी में रहने वाले, जैसे कि मछली होगी, हमने माना कि मछली है, ठीक है ना, मछली होगी, या फिर क्या हो गई कि पानी में तैरने वाली बत्तख हो गई, है ना। अब पानी में ही रहने वाली को बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, आप जानते होंगे, है ना। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं तो पॉन्ड वगैरह में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसके आसपास उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर जानवर जो आकर पानी पियेंगे वो होते हैं। तो एक पॉन्ड अपना एक अलग इकोसिस्टम बना लेगा। इसी तरह से डेजर्ट मतलब रेगिस्तान अपना अलग इकोसिस्टम बना लेगा। तो ये वही बात है कि वहाँ का फिजिकल और वहाँ के केमिकल फैक्टर को मिलाकर वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो वहाँ के जो जीवधारी हैं, वो सब आपस में किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो सब मिलकर के इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, तो वो सब मिलकर के इकोसिस्टम बनाता है। और हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो है एक दूसरे से लिंक कैसे होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और मटेरियल। अब ये एनर्जी और मटेरियल की बात कहाँ से आ गई, देखो इसमें ये वो वाली बात है कि बहुत बड़ा ग्रास लैंड है, मानो बहुत बड़ी घास है, ये फूड चेन और फूड वेब वाली बात है। यहाँ पर क्या है, फूड चेन और फूड वेब वाली बात है कि मानो घास है और घास में क्या हुआ कि छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो हैं, यहाँ पर कोई इंसान जानवर है और वो घास खा रहा है। अब ऊपर से कोई उड़ती हुई चील वगैरह आई, उसने वो खा लिया, फिर चील को किसी और ने खा लिया, है ना, टिड्डा मेंढक जो भी है, सांप को खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप को इसने खा लिया, तो एक पूरी चेन बन जाती है, तो फूड चेन बन जाती है। तो ये इस तरह की फूड चेन या फूड वेब में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है हमेशा। एनर्जी का ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ, अब देखो हम लोग भी क्या करते हैं, सब्जी वगैरह खरीद कर लाते हैं, तो हम भी तो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं कि पेड़ पौधों से उगी और हमने खा ली, तब जाके हमारे अंदर एनर्जी आती है। जब हम सुबह का नाश्ता करते हैं, दूध पीते हैं, है ना, फल फ्रूट खाते हैं, एनर्जी वाली चीज़ें खाते हैं, तब जाके हमें क्या आती है, ऊर्जा आती है। तो ऊर्जा आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, पेड़ों से हमने अपने अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र कर लिया और पेड़ों से ही हमने अपने अंदर मटीरियल को ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, तो ये समझ आया कि ये क्या चीज़ कही जा रही है यहाँ पर, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल है। ठीक है, तो पेड़ जो है ना, उस पर भी एक अपना खुद का इकोसिस्टम है। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या ली, एनर्जी ले ली। हम डेली क्या खाते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक अपना खुद का एक एनर्जी वाला नाश्ता खाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एनर्जी ट्रांसफ़र करा प्लस मटेरियल तो हमने खा ही लिया, फल फ्रूट दूध दही जो भी हम खाते हैं, है ना, तो ये वो वाली चीज़ है। अब देखो, अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, तो वो क्या है, इकोसिस्टम मतलब परितंत्र है ना, देखो पारितंत्र। अब ये है यहाँ पर एबायोटिक चीज़ें
एबायोटिक और बायोटिक मतलब जिसमें कि जीवन नहीं है वो और जिसमें कि जीवन है वो, उन दोनों में एक दूसरे में इंटरेक्शन होना, एक दूसरे में व्यवहार होना, है ना, क्रिया वगैरह होना। और एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि दो एबायोटिक चीज़ों का आपस में मिलना, और फिर है दो बायोटिक। फिर यहाँ से यहाँ तक इनमें और इनमें, इनमें और इनमें, इन सभी में एक दूसरे के साथ के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है पॉन्ड इकोसिस्टम, कि यहाँ पर एक क्या है, एक पॉन्ड है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, एक पॉन्ड है। यहाँ पर ये देखो, ये एक पूरा पॉन्ड है। यहाँ पर क्या है, एक बत्तख है। ठीक है, अब ये जो बत्तख है ना, ये अपनी सारी एनर्जी यहीं से लेती होगी, यहीं से मछली, कीड़े मकोड़े ये लेती होगी। अब यहाँ पर एक फूल भी खिला हुआ है, वो है कमल का फूल। ठीक, तो वो भी अपनी धूप, एयर, हर चीज़ यहीं से लेगा, अपने सारे पानी में से अपने न्यूट्रिशन ले लेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सूरज। अब इस सूरज से आने वाली गर्मी जो यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, जो यहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, क्या उग रहे हैं यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे उग रहे हैं, जो पेड़ पक्षी हैं, ये जो सूरज है ये एबायोटिक है। और यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो यहाँ पर जो एयर है ये भी एबायोटिक है। बायोटिक क्या क्या हो गए, बायोटिक हो गए ये वाले पक्षी हो गए, ये जो पक्षी हैं ये बायोटिक हो गए। ये जो पेड़ लगे हुए हैं जिनके अंदर जीव है, जो ग्रो करते हैं, ये कमल का फूल बायोटिक हो गया। ये बत्तख हो गई जिसके अंदर जान है। ये गाय हो गई जो यहाँ पर घास खा रही है। ठीक है, और यहाँ पर लंबी लंबी जो घास हो गई है ये बायोटिक हो गई। इन सब ने मिला करके क्या बनाया, अपने खुद का पॉन्ड इकोसिस्टम बनाया, मतलब कि तालाब का पारितंत्र बनाया। अब ऐसा ही पारितंत्र अगर हम देखें तो डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान में अलग से होता है, उसका हर चीज़ अलग है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ओशियन मतलब कि समुद्र जो है उसका अपना खुद का पारितंत्र है। ठीक है ना, समुद्र का उसका अपना खुद का है। यहाँ तक कि हाँ, महासागर बोलो, समुद्र बोलो, यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ ना तो एक पानी की छोटी सी जो बूंद है, जो ड्रॉप है पानी की, उसमें भी अपना खुद का होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, मिनरल्स, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो अपना खुद का एक है। ठीक है, ऐसे ही बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हो गए। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, ये भी अलग अलग क्या है, अपने खुद के इकोसिस्टम मतलब कि पारितंत्र हैं। और ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। तो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं, तो बीच बीच में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, जिससे कि बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ लेते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। अच्छा, एक चीज़ देखो, एक पॉइंट और रह गया है कि ये तो आप सभी को पता होगा कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मतलब कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कर लेना। चलो, अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब है मानवीय पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, ह्यूमन जो है उसने मॉडिफाई करा है अपना एनवायरनमेंट, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग करा है। देखो, पहले ह्यूमन जो क्या था, वो आदि मानव था, बिल्कुल भी डेवलप नहीं था क्या डेवलप नहीं था, वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड था, नेचर मतलब प्रकृति के ऊपर ही वो डिपेंडेंट था। फिर धीरे धीरे उसमें दिमाग आया, उसकी वृद्धि होती रही, तो धीरे धीरे फिर उसकी समय के साथ साथ ना उसकी खुद की आवश्यकताएं भी बढ़ने लग गई, है ना। अब जब किसी भी चीज़ की आवश्यकताएं जो होती हैं वो बढ़ती हैं ना, तो क्या होता है कि हर इंसान जो होता है, ये उसका खुद का ह्यूमन नेचर होता है कि वो नई नई खोजें जो है वो करता रहता है, और आसपास के अपने जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको अपने अनुसार ढालता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि ह्यूमन ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आसपास के वातावरण को क्या अपने अनुरूप बना लिया, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि मानव ने क्या करा, अपने ही एनवायरनमेंट में वो परिवर्तन भी करने लग गया। जैसे कि फसल उगाना,
है ना। क्या पहले प्रकृति ने हमें फसल उगी हुई दी थी, खेती एग्रीकल्चर दिया था? नहीं, उसने खुद करा ये सब। और क्या हुआ, जैसे कि पशुओं को पालना, उनको डोमेस्टिक बनाना, है ना, जैसे कि डॉग हो गए, काव हो गया, ये सब क्या हुआ, हम लोगों ने खुद तो डोमेस्टिक बनाया उनको धीरे धीरे। फिर इस तरह से अपने जीवन को स्थायी करा, क्योंकि उससे पहले क्या था, ह्यूमन जो क्या था वो वॉन्डर करता था, घूमता था, शिकार, सिर्फ शिकार पर ही जिंदा रहता था। फिर बाद में जब फसलें आई, एग्रीकल्चर आया, पशु आए, तो जाके उसने ये सब स्थायी जीवन जीना शुरू किया। फिर और ज़्यादा उसने अन्न उगाया। फिर वस्तु विनिमय पद्धति, मतलब कि जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ये विकसित हुआ। हमारे व्यापार, ट्रेड चलने लग गए, कॉमर्स हो गया, इंडस्ट्रीज चल गई। पूरी दुनिया में धीरे धीरे क्या हो गया, एक रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, कम्युनिकेशन बढ़ गया। तो बस यही ह्यूमन का डेवलपमेंट है धीरे धीरे, और यही ह्यूमन का एनवायरनमेंट है, जो उसने मानवीय एनवायरनमेंट है, जो उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो उसको बदलता चला गया। ठीक है, इसमें समझने वाली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब ये थी हमारी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। दूसरे चैप्टर की बात जो है वो अगली वीडियोस में हम लोग करेंगे, और ये 7th क्लास पढ़िए, हमने याद रखना। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।